ईंट मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। इसको स्टार्टिंग में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका नाम दिया है ईंट मनके एवं अस्थियां और नीचे लिखा है हड़प्पा सभ्यता। इस चैप्टर का ऐसा नाम क्यों दिया है, इसके पीछे कुछ रीजन है। हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमें जो भी जानकारियां मिली है, ये सभी जानकारियां ईंट मनके एवं अस्थियों के द्वारा ही मिली। उस स्थान पर खुदाई किए गए हैं और खुदाई से जो वस्तुएं निकले हैं उसमें मुख्य रूप से ईंट मनके एवं अस्थियां ही हैं, जिनसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रख दिया गया है ईंट मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर में जब हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, तब आपको ये पता चलेगा कि इस सभ्यता के अध्ययन में ईंट मनके एवं अस्थियों का बहुत अधिक महत्व है, जिस वजह से इस चैप्टर का नाम ईंट मनके तथा अस्थियां रख दिया गया। चलिए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले इसमें लिखा है कि हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तुएं हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर मिला है उसको हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कहा है। विशिष्ट पुरावस्तु का मतलब है कि सबसे विशेष सामान है। पुरावस्तु यानी प्राचीन वस्तु, खुदाई से जो भी चीजें प्राप्त होती है वह पुरावस्तु ही होते हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने होते हैं और उससे ही उसके विषय में हमें जानकारी मिलते हैं। इसलिए उन वस्तुओं को, जो वस्तुएं खुदाई से प्राप्त होते हैं, प्राचीन सभ्यता की वस्तुएं, उन वस्तुओं को पूरा वस्तु कहा जाता है। हर जगह पर जहां कहीं भी इस चैप्टर में आपको पूरा वस्तु शब्द लिखा हुआ मिलेगा, आप समझ जाएंगे कि इस शब्द का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए किया गया है जो वस्तुएं खुदाई से हड़प्पा स्थलों से प्राप्त किए गए हैं। तो जितने भी पूरा वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता से खुदाई से प्राप्त किए गए हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लिख रहा है हड़प्पाई मुहर। पहले लाइन में ही आपके रूप में दिया है कि हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। हम इसको आगे बढ़ाने से पहले यह स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया। तो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई हुई थी और उस खुदाई से यह पता चला था कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के विषय में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर जब खुदाई हुआ और वहां से जो वस्तुएं प्राप्त हुई, उससे पता चला कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता है और उस सभ्यता का नाम उसी स्थान के नाम से, जहाँ पर खुदाई से पूरा वस्तुएं मिली थी और पता चला था कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता है, उस स्थान का नाम था हड़प्पा और उसी के नाम से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। बाद के दिनों में बहुत सारे जगहों पर खुदाई हुई और बहुत सारे स्थलों पर इस सभ्यता से संबंधित प्रमाण मिले। वो सभी स्थल सिंधु नदी के आसपास के इलाके में थे, यानी कि सिंधु नदी के क्षेत्र में या नदी के आसपास के इलाके में ही मुख्य रूप से इस सभ्यता का विस्तार था। इसलिए आगे चलकर इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर ही खुदाई से पूरा वस्तुएं प्राप्त हुए थे, जिससे यह पता चला था कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता है और उस प्राचीन सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता उस जगह के नाम से रख दिया गया। आगे के दिनों में, बाद के दिनों में सिंधु घाटी
के आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे स्थलों तक इस सभ्यता से संबंधित अनेक स्थानों पर पुरावस्तुएं प्राप्त हुई और पता चला कि इसका विस्तार सिंधु नदी के आसपास के दूर तक के इलाके में थे। इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। अतः हम इस सभ्यता को दो नामों से जानते हैं, एक हड़प्पा सभ्यता और दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। दोनों एक ही है। हम कहीं पर हड़प्पा सभ्यता शब्द का प्रयोग करेंगे, कहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग करेंगे। आपके चैप्टर में भी कहीं कहीं पर हड़प्पा सभ्यता लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता लिखा हुआ मिलेगा। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो इस सभ्यता के दो नाम हो गए, एक हड़प्पा सभ्यता और दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता। पहला लाइन आपका बुक का लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर मिला है वह मुहर हड़प्पा सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तुएं हैं। हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी पुरावस्तुएं मिली हैं, सबसे विशेष स्थान किसका है? मुहर का है। सबसे विशिष्ट पुरावस्तुएं मुहर है। सेल खरी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह जो मुहर जो मिला है इसकी क्या विशेषता है कि वह सेल खरी नामक पत्थर से बना हुआ है। उस पर जानवरों के चित्र खुदे हुए, साथ में उस पर कुछ लिखा हुआ है और जिस लिपि में लिखा हुआ है उस लिपि के विषय में आज के लोगों को कोई जानकारी नहीं है, अर्थात क्या लिखा हुआ है उस पर आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर मिले हैं उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय जो लोग थे, अर्थात इस सभ्यता में उस समय जो लोग थे उनके जीवन के विषय में इससे बहुत सारी जानकारियां मिलती है। और साथ ही केवल मोहर ही नहीं है बल्कि आवास करने का मतलब कि घर का अवशेष वहां पर मिला है। मृत भांड कहने का मतलब होता है कि मिट्टी के जो है बर्तन, आभूषण यानी गहना, औजार और मुहर, ये सभी माध्यमों से हमें बहुत सारी जानकारियां हड़प्पा सभ्यता के विषय में प्राप्त होती हैं। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, यानी इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या क्या जानकारी हमें उपलब्ध है और यह जानकारियां कैसे प्राप्त हुई है। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। इस चैप्टर में हम लोग इस बात की भी जो है अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य जो भी होते हैं उन पुरातात्विक साक्ष्यों की जानकारियां कैसे प्राप्त की जाती है। इन व्याख्याओं में कभी कभी बदलाव आ जाता है। इन व्याख्याओं में बदलाव कैसे आ जाता है? निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है कि हमेशा ही रहे, यानी इस सभ्यता से संबंधित कई पहलू ऐसे हैं जो आज भी हमारी जानकारी में नहीं है। हो सकता है कि आगे के दिनों में भी बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाए, इस पर रिसर्च चल रहा है। तो यह हमने देखा इस चैप्टर की शुरुआत में आपको जो है कुछ बातें बताई गई है कि इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। एक बॉक्स बनाकर आपके बुक के पहले चैप्टर में एक बॉक्स मिलेगा। आप लोग बुक अपने पास रखेंगे पढ़ते समय। ये जो बॉक्स में पहले स्टार्टिंग में एक कुछ लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है इसका अर्थ आप समझिए। इसमें यह लिखा हुआ है कि संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति किसे कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को
हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद इस संस्कृति शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग ऐसे पुरा वस्तुओं के लिए करते हैं। पुरा वस्तु हम बता चुके हैं, यानी प्राचीन वस्तुएं जो खुदाई से मिल रहे हैं, उन वैसे वस्तुओं के लिए, वैसे पूरा वस्तुओं के लिए पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं, जो सामान्यतः एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में यानी किसी क्षेत्र विशेष में मिलते हैं और एक समय का बने हुए होते हैं, एक संस्कृति के यानी एक विशिष्ट शैली के बने हुए होते हैं। अर्थात किसी विशिष्ट क्षेत्र में मिलने वाले वस्तु और किसी विशेष शैली से, एक शैली से बने हुए वस्तु और एक विशेष समय से संबंधित वस्तु को, इन वस्तुओं के समूह के लिए पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको और सहज भाषा में समझिए कि वैसी पूरा वस्तुएं जो किसी क्षेत्र विशेष में मिल रही हो और किसी एक शैली से बना हुआ हो और किसी एक ही समय का सब बना हुआ हो, वैसी पूरा वस्तुओं के लिए पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से सुनिए, वैसी पूरा वस्तुएं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, सामान्यतः एक साथ एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में मिलते हैं और एक विशेष कालखंड से यानी किसी एक विशेष समय से संबद्ध पाए जाते हैं। इन वस्तुओं के लिए पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरा वस्तुओं में मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। यानी हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा सभ्यता की यदि बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति में इसमें से कौन कौन सी विशिष्ट पुरा वस्तुएं वहां से मिली है? इसमें पहला है मुहर, दूसरा है मनका, तीसरा है बाट, चौथा है पत्थर के फलक, पांचवा है पकी हुई ईंटें। इन सब के अतिरिक्त और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं। ये सब एक विशेष क्षेत्र में मिलते हैं, एक विशेष शैली से बने हुए हैं और एक विशेष कालखंड से यानी कि एक विशेष टाइम से संबंधित है, एक विशेष पीरियड से संबंधित है। इसलिए इन वस्तुओं के लिए हड़प्पा संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिले हैं। ये वस्तुएं कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान से मिले हैं, जम्मू से मिले हैं, बलूचिस्तान से मिले हैं और गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिले हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। इतनी लंबी दूरी पर स्थित क्षेत्र में ये वस्तुएं मिले हैं जो एक समय के बने हुए हैं, एक विशेष शैली से बने हुए हैं। अर्थात पूरे क्षेत्र में एक यह हड़प्पा संस्कृति का विस्तार था, क्योंकि एक शैली से बना हुआ और एक समय का बना हुआ इस वस्तु इस पूरे लंबे चौड़े क्षेत्र में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर गुजरात तक मिल रहा है। अर्थात यह पूरा क्षेत्र एक संस्कृति था जिसे कि हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से वर्तमान समय में जानते हैं। और ये सभी क्षेत्र एक दूसरे से काफी दूर थे, यानी बहुत लंबे चौड़े एरिया में इस हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ था। इस सभ्यता का नामकरण जो पहले ही हम आपको बता चुके हैं, वो बातें आपके बुक में लिखा है, ये बॉक्स के पैराग्राफ सेकंड में लिख रहा है कि इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। ये बातें मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इस संस्कृति का नामकरण
उस स्थान के आधार पर किया गया है जहां सबसे पहले इस संस्कृति को खोजा गया था, जहां सबसे पहले पता चला था कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर, यानी हड़प्पा सभ्यता नाम की कोई संस्कृति यहाँ पर थी। तो हड़प्पा सभ्यता नाम उस स्थान के नाम से दे दिया गया जहां पर पहले कोई संस्कृति थी, इसका पता चला था। इसका काल निर्धारण सन 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। काल निर्धारण करने का मतलब कि उसका टाइमिंग क्या है, वह सभ्यता कब था, इसके टाइमिंग का निर्धारण कब से कब तक का किया है, इसके टाइमिंग का निर्धारण 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच किया गया है। इस सभ्यता के टाइप का निर्धारण कब से कब तक का किया गया है, 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व के बीच इस सभ्यता के टाइम का निर्धारण किया गया है। अर्थात यह सभ्यता 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच था। इस क्षेत्र में सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी। यह भी पता चला है कि इस क्षेत्र में इस हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता थी। उन वस्तुओं के अध्ययन से क्या पता चला है कि इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी कोई सभ्यता हुई है। जो पूरा वस्तुएं खुदाई से मिले हैं उसका जब अध्ययन किया गया है तो क्या पता चला है कि इस हड़प्पा सभ्यता, जिस विकसित हड़प्पा सभ्यता के विषय में हम पढ़ रहे हैं, इस विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले भी वहां पर कोई सभ्यता थी और इस विकसित हड़प्पा सभ्यता के बाद भी कोई सभ्यता यहाँ पर थी। जैसा लिख रहा है इसमें कि इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। पहले भी था यहाँ पर कोई संस्कृति और बाद में भी कोई संस्कृति था, इसलिए इसको दो नाम दिया गया है, एक आरंभिक हड़प्पा संस्कृति यानी शुरुआती हड़प्पा संस्कृति और एक का नाम दिया गया है बाद वाली हड़प्पा संस्कृति। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। अब दूसरी संस्कृति भी, उससे पहले की भी संस्कृति यहाँ पर मिली है। तो जिस संस्कृति के विषय में हम पढ़ रहे हैं वह विकसित हड़प्पा संस्कृति उसको नाम दिया गया है, क्योंकि इसके पहले भी हड़प्पा में कोई संस्कृति थी और बाद भी कोई संस्कृति थी, इसलिए विकसित हड़प्पा संस्कृति इस संस्कृति को नाम दिया गया है जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। अब तक समझने में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप बार बार पढ़ेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो फिर हम आपको बताएंगे, और यदि आप अच्छी जानकारी चाहते हैं तो इस बुक को, इस चैप्टर को आप बार बार पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक से रीडिंग देंगे और फिर जहाँ भी प्रॉब्लम बचेगा फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब हम आगे के पेज पर चलते हैं। ये आपका सेकेंड पेज है, इसमें बॉक्स में कुछ लिखा गया है, रेड कलर का आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इसमें क्या लिखा है इसको हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है कि अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईपू का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा पूर्व से है। हिंदी में कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ईपू। ईपू का मतलब हो गया ईस्वी पूर्व, जैसे कि आप इसमें यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ मिलेगा, ईपू अर्थात हो गया ईस्वी पूर्व, और अंग्रेजी में भी लिखा हुआ मिलेगा बीसी, इसका अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट, ईपू अर्थात ईस्वी पूर्व। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिख पाते हैं, हिंदी में इसको ईस्वी लिखते हैं, इंग्लिश में इसको एडी लिखते हैं। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। एडी का क्या अर्थ होता है इसमें, एनो डोमिनी। एडी अर्थात एनो डोमिनी
यह जो है एनोडोमनी दो शब्द से मिलकर बना है, एनो और डोमनी। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। एनोडोमनी का अर्थ क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। आजकल एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। आजकल क्या किया गया है? एडी यानी एनो डोमिनी की जगह पर सीई शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है, जिसको कॉमन एरा कहते हैं। सीई अर्थात कॉमन एरा। एडी जिसको एनो डोमिनी कहते थे, ईसा मसीह के वर्ष के लिए शब्द का प्रयोग होता है। तो एनो डोमिनी के जगह पर अब इसको सीई लिखते हैं, सीई अर्थात कॉमन एरा। कॉमन एरा एडी को ही हम कहते हैं। इसका उसी का नाम बदल के अब उसको सीई अर्थात कॉमन एरा लिख रहे हैं। पहले इसी को एडी लिखा जाता था। और बीसीई का प्रयोग किसके लिए करने लगे? बीसी जो लिखते थे बिफोर क्राइस्ट, उसके लिए बीसीई शब्द का प्रयोग करने लगे, अर्थात बिफोर कॉमन एरा। पहले बीसी जिसके लिए लिखते थे बिफोर क्राइस्ट, उसके जगह पर हम बीसीई लिखने लगे, जिसका अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। तो इस तरह से बिफोर कॉमन एरा को हिंदी में हम ईस्वी पूर्व लिखते हैं, अंग्रेजी में बीसीई लिखते हैं, अर्थात बिफोर कॉमन एरा। पहले इसको सिर्फ बीसी लिखते थे, अर्थात बिफोर क्राइस्ट। और इसी तरह से पहले ईस्वी को जो है एडी लिखते थे, अर्थात एनो डोमिनी अर्थात ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। इसके लिए हम सीई लिखते हैं, अर्थात कॉमन एरा शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो बीसी और बीसीई क्या होता है इसको हम देख लिए हैं। इसको आप देखेंगे, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगा तो बाद में बताएंगे आप। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को आरंभ पॉइंट 1 से। ये जो पॉइंट 1 देख रहे हैं आरंभ, इस चैप्टर को हम आरंभ करते हैं। इस चैप्टर का आरंभ कहाँ से होता है इसको आप समझिए। आपने मानचित्र में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। पहले आपको बताया जा चुका है कि जिस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है, उस स्थान पर उससे पहले भी कोई सभ्यता थी, ऐसा प्रमाण मिला है। तो जिस स्थान पर यह विकसित हड़प्पा सभ्यता है, जिसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं, इस स्थान पर इसके पहले भी कोई सभ्यता थी। इस संस्कृति में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। और ये जो संस्कृतियां पहले भी थी और जो संस्कृतियां विकसित संस्कृति थी जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं, दोनों में कई समानताएं थी। क्या समानता थी? कि दोनों ही संस्कृतियों के लोगों के जीवन यापन के जो तरीके थे वह एक जैसे थे। आपके बुक में लिख रहा है कि इनके जीवन निर्वाह के तरीके शामिल हैं जो समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों और जानवरों, जिसमें मछलियां भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सा भोजन करते थे? कई प्रकार के पेड़ पौधे से, कई तरह के अपशिष्ट पेड़ पौधे के फूल, पत्ते, बीज, कंदमूल आदि से भोजन प्राप्त करते थे। और इसके बाद जानवर और मछली भी इसमें शामिल है, यानी जानवरों से भी भोजन प्राप्त करते थे, मछलियों से भी भोजन प्राप्त करते थे, और कई प्रकार के पौधे के फूल, पत्तियां, बीज, तना, कंदमूल आदि से भी भोजन प्राप्त करते थे। आगे इसमें लिख रहा है कि जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हुए। पुरातत्वविद किस चीज से यह जानकारी प्राप्त किए हैं कि उस समय के लोग क्या खाते थे? तो वहां पर जले हुए अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं। जले हुए अनाज के दाने और बीज प्राप्त हुए हैं, जिससे पुरातत्वविद को हड़प्पा सभ्यता के
लोगों के भोजन संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त होते हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पति करते हैं। जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि पूरा वनस्पति विशेषज्ञ जो होते हैं, पूरा वनस्पति विशेषज्ञ यानी वैसा विशेषज्ञ जो प्राचीन वस्तुओं का, प्राचीन वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसको पूरा वनस्पति विशेषज्ञ कहते हैं। वो लोग इन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि अन्न के दाने वहां से मिले हैं जले हुई अवस्था में, अब उसका अध्ययन करने का काम जो है, जो करते हैं, उससे पूरा वनस्पति विज्ञ कहते हैं। यानी कि प्राचीन वनस्पति से संबंधित जो अवशेष है उसका अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ वह होते हैं। और उस अध्ययन से यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भोजन में क्या क्या ग्रहण करते थे। उसमें से हड़प्पा स्थलों से मिलने वाले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। हड़प्पा सभ्यता से खुदाई से जो जो वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, उसमें कौन कौन सी खाद्य वस्तुएं प्राप्त हुए हैं? तो पहला प्राप्त हुए हैं गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल आदि के अवशेष वहां से मिले हैं, अर्थात ये सभी वस्तुएं हड़प्पावासी अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। साथ ही बाजरा के दाने भी गुजरात से मिले। गुजरात नामक जगह से बाजरा का दाना का अवशेष मिला है। इससे प्राप्त होता है कि हड़प्पावासी बाजरे का भी भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। कुछ स्थानों पर चावल के दानों का अवशेष मिला है। चावल के दाने कम स्थानों पर पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता में सभी स्थानों पर चावल के दाने नहीं पाए गए, बल्कि बहुत कम स्थानों पर चावल के दाने पाए गए हैं। इसका मतलब है कि कुछ मात्रा में भोजन के लिए चावल का भी प्रयोग हड़प्पावासी करते रहे हो, इसलिए कुछ मात्रा में जो है शायद कहीं से चावल के दाने भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियां। अब देखिए, हड़प्पा स्थलों से जानवरों की भी हड्डियां मिल जाए। उस जानवरों की जो हड्डियां मिले हैं उसमें प्रमुख कौन कौन से जानवर हैं, इसको आप देखिए। इसमें दिया है मवेशी में है भेड़, बकरी, भैंस, सुअर। भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की हड्डियां हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं, अर्थात इन पशुओं को हड़प्पावासी पालते रहे। इसके अवशेष मिलने का मतलब क्या होता है कि हड़प्पावासी इन पशुओं को पालते रहे होंगे और संभव है इनसे भोजन प्राप्त करते रहे होंगे। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जैसे आज ये जानवर पालतू होते हैं, उस तरह से उस समय भी ये जानवर पालतू थे। ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो पूरा प्राणी विज्ञ यानी कि वैसे विशेषज्ञ जो प्राचीन जीवों के अवशेष का अध्ययन करते हैं, प्राचीन प्राणियों के अवशेष का अध्ययन करते हैं, उसे पूरा प्राणी विज्ञानी कहा जाता है। तो पूरा प्राणी विज्ञानियों के द्वारा उस प्राणियों के अवशेष अर्थात उन जीवों के अवशेष का अध्ययन किया गया है और अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि ये जो हड्डियां मिले हैं भेड़, बकरी, भैंस और सुअर के, ये सभी पालतू थे। कुछ जंगली जानवरों की भी हड्डियां वहां से मिले हैं, जैसे कि जंगली प्रजातियां जैसे बराह, जिसको सुअर बोलते हैं, हिरन, घड़ियाल। बराह, हिरन, घड़ियाल। बराह अर्थात सुअर, हिरन और घड़ियाल के हड्डियों के अवशेष भी इन स्थानों पर मिलते हैं। अब ये जंगली जानवरों के जो पालतू नहीं होते थे,
उसकी हड्डियां इनके घरों के आसपास मिलना यह संकेत करता है कि ये लोग उनका शिकार करते थे या फिर किसी शिकारी से इस खरीदते थे और इसका उपयोग भोजन के रूप में ये लोग करते रहे होंगे। हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। इस संबंध में स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस दोनों में से कोई न कोई एक था। या तो स्वयं जाकर शिकार करते थे या किसी शिकारी से इन चीजों को ये लोग खरीदते थे और भोजन में इसका उपयोग करते थे। कुछ स्थानों से पक्षियों और मछलियों की भी हड्डियां मिले। पक्षियों का हड्डी मिलना, मछलियों का हड्डी मिलना यह बताता है कि ये लोग जो है ये लोग शिकार भी करते थे। मछली का भी शिकार करते थे, पक्षियों का भी शिकार करते थे और मछलियों के और पक्षियों के हड्डियों का इनके घरों के आसपास मिलना यह बताता है कि यह शिकार भी करते थे उन जीवों का और भोजन के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। अभी तक हमने देखा कि हड़प्पा वासी अपना जीवन यापन कैसे करते थे, जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन से भोजन और कहाँ से प्राप्त करते थे। इसमें हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा वासी अन्न जो है में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना आदि का प्रयोग करते थे। कुछ जानवरों के मांस खाते थे, कुछ जानवरों में भेड़, बकरी, भैंस और सूअर है। कुछ जंगली जानवरों का भी मांस खाते थे। उस जंगली जानवर में जंगली सूअर, हिरण, जंगली सूअर, हिरण आदि शामिल है। इसके अलावा पक्षी और मछलियों की भी हड्डियां यहाँ पर मिलते हैं। इस तरह से मछली और पक्षियों की हड्डियों का भी यहाँ पर जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल, मतलब पक्षियों और मछलियों का भी इस्तेमाल करते थे भोजन के रूप में, तभी उनकी हड्डियां इस स्थान से प्राप्त की गई है। अच्छा प्रकाश, एक बात बताइए, क्या शोर भी आपको सुनाई पड़ रहा है? यस सर। शोर सुनाई पड़ रहा है क्या? यस सर। तो लेकिन आवाज आपका आ रहा है। बाहर कुछ शोर हो रहा है और हमें कुछ ज्यादा ही शोर सुनाई पड़ रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे या नहीं। और तो समझ में आप आवाज आ रहा है। समझ में आ जाते हैं, मेरी आवाज स्पष्ट आपको मिल जाती है। यस जारी रखिए, इसको आगे बढ़ाएं। सर, एक टॉपिक में डाउट था। फर्स्ट वाला टॉपिक है ना, वन टॉपिक। ठीक है, उसको हम देखते हैं। आरंभ वाला यस सर। ये इसमें का इस टॉपिक में। जी हाँ सर। हाँ, क्या डाउट है इसका? इसको हम देखते हैं, बोलिए तो। ये पैराग्राफ नहीं समझ आया सही से। ये पैराग्राफ सही से नहीं समझ में आया। ठीक है, इस पैराग्राफ को पूरे को मैं फिर से अभी आपको बताता हूँ। देखिए, इस पैराग्राफ में लिख रहा है कि इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा संस्कृति से पहले भी कोई संस्कृति थी। जिस विकसित हड़प्पा संस्कृति के विषय में हम पढ़ रहे हैं ना, इस संस्कृति के शुरुआत होने से पहले भी वहां पर कोई संस्कृति थी। ठीक है, पहला लाइन लिख रहा है। दूसरा लाइन लिख यस रहा है, ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली से संबद्ध थी। मृद भांड कहा जाता है मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन जो है ना, विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन जो बनाए गए थे यहाँ पर, तो ये संस्कृतियां, इन संस्कृतियों में विशेष तरह के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने का जो उनका शैली था, जो तौर तरीका था, वो कुछ विशेष तरह का था। तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। इस संस्कृति के विषय में एक विशेष तरह के लोग मिट्टी का बर्तन बनाते थे, इसकी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा कौन सी जानकारी मिल रही है कि हमें यहाँ पर जो है कृषि, पशुपालन
और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं, यानी कि लोग खेती करते थे उसका कुछ प्रमाण मिला है, वहाँ के लोग पशु पालते थे उसका कुछ साक्ष्य यानी प्रमाण मिला है, और शिल्पकारी करते थे। शिल्पकारी का मतलब हो गया कि हाथ से कुछ वस्तुएं बनाना, जैसे हाथ से मूर्ति बनाना, बर्तन बनाना, गहना बनाना, हाथ से जो चीजें बनाई जाती है ना, इस काम को शिल्प कला कहा जाता है। तो यहाँ पर शिल्पकारी के भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, कुछ ऐसी चीजें मिलते हैं जिससे पता चलता है कि शिल्प की वस्तुएं भी वहां पर बनाई जाती थी। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई नो दिक्कत सर। नहीं है ना? चलिए इसके आगे देखते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। इस समय जो बस्ती होते थे बहुत बड़े बड़े नहीं होते थे। बस्तियां कैसी होती थी? आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग नहीं के बराबर थी। इनमें जो है ना बड़े आकार की जो संरचना होते हैं वह नहीं के बराबर थे, यानी छोटे छोटे बस्ती बने हुए थे और छोटे छोटे घर बने हुए थे। कोई बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ हो राजमहल जैसा, वैसा कुछ इसमें नहीं है। स्पष्ट हो गया? इसमें लिखा है कि आमतौर पर छोटी होती थी, यानी बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी, इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग नहीं के बराबर थे। बड़े आकार के संरचना का मतलब हो गया कि कोई बड़े आकार का बिल्डिंग, जैसे कि राजमहल बना हुआ हो, या बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ हो, या बहुत बड़ा स्नानागार बना हुआ हो, या बहुत बड़ा अन्नागार बना हुआ हो, इस तरह से कोई भी विशाल संरचना यहाँ पर लगभग नहीं के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों के जलाए जाने के संकेत मिले हैं। कुछ जगह पर यानी बहुत बड़े पैमाने पर जलाए जाने के संकेत मिले हैं, जैसे कि उसको जला दिया गया या किसी भी तरीके से जल गया हो, तो बहुत बड़े पैमाने पर, यानी कुछ जगहों पर, सभी हड़प्पा स्थलों पर नहीं, कुछ हड़प्पा स्थलों पर जो है इलाके में जलाए जाने के संकेत मिले हैं कि उस क्षेत्रों को जलाया गया है। कुछ अन्य स्थलों से त्याग दिए जाने के ऐसा प्रतीत होता है, यानी कुछ जगहों से ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग उस जगह को छोड़कर चले गए थे, अर्थात लोगों ने उस जगह को त्याग दिया था। इस तरह के कुछ संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि लोग उस जगह को त्याग दिए थे, अर्थात उस जगह को छोड़कर चले गए थे। आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता जो थी ना, पहले की जो हड़प्पा सभ्यता थी और बाद में जो हड़प्पा सभ्यता हुआ है, इन दोनों के बीच क्रम भंग था। क्रम भंग होने का मतलब हुआ कि एक खत्म हो गया तब दूसरा शुरू हुआ, मतलब एक ही से लगातार दूसरा शुरू हो गया हो ऐसा नहीं है, बल्कि एक होकर और समाप्त हो गया, उसके बाद फिर दूसरा शुरू हुआ है। इसको कहते हैं क्रम भंग होना। क्रम भंग होने का मतलब है कि एक सभ्यता जब समाप्त हो गई उसके बाद फिर दूसरी सभ्यता शुरू हुई, यानी वही चालू रहता तो उसको एक क्रम में माना जाता। तो एक क्रम में नहीं है, बल्कि दोनों के बीच क्रम भंग हुआ है। एक सभ्यता समाप्त हुई है, बाद में फिर दूसरी शुरू हुई है। इस तरह से कुछ अन्य स्थलों से जो है ना आरंभिक सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच जो है ना क्रम भंग का जानकारी मिलता है। ये पहला पैराग्राफ हो गया है। अब इसको देख लीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आपसे बाद में पूछा जाएगा। ओके सर। चलिए दूसरा पॉइंट जो है जीवन निर्वाह के तरीके, किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना जीवन यापन करते थे, ये हम लोगों ने देखा है। ये हो गया है। अब यस सर। इसके बाद कृषि प्रौद्योगिकी देखेंगे, पॉइंट 2.1, जिसमें है कृषि प्रौद्योगिकी, अर्थात खेती करने के लिए कौन से टेक्नोलॉजी प्रयोग में लाए जाते थे। हम लोग उस टेक्नोलॉजी को देखेंगे जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता था।
चलिए, तो किसी कार्य के लिए जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारियां मिलना कठिन है। आपका बुक क्या बता रहा है कि अनाज के दाने जो वहां पर मिले हैं, उस अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, लेकिन वास्तव में कृषि करने की कौन सी विधियां थी, किस तरीके से कृषि किए जाते थे, इसके विषय में स्पष्ट जानकारियां नहीं मिल पाई है और ये जानकारियां मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? अब एक सवाल कर दिया गया है यहाँ पर, तो क्या खेत जोता हुआ खेत में लोग बीज छींटते थे? जोते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था। मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। मोहर पर वृषभ यानी कि बैल, वृषभ अर्थात बैल का चित्र बना हुआ मिलता है। मोहर पर क्या बना हुआ मिलता है? वृषभ के चित्र अर्थात बैल के चित्र मिलते हैं। और जब बैल के चित्र मिलते हैं, इसका मतलब है कि उन लोगों को बैल की जानकारी थी। तो क्या वे उस बैल से हल जोतने का काम करते थे खेतों में? इस संबंध में यह जो है संकेत करता है कि जब लोगों को बैल की जानकारी थी तो संभव है वो जुताई करते रहे हो। और आगे देखते हैं, इसमें लिखा है कि इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। चोलिस्तान एक जगह है, उस चोलिस्तान से और साथ में बनावली से भी मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप मिले हैं। हल का प्रतिरूप क्या होता है? एक खिलौना होता है, जैसे कि आप जेसीबी देखते हैं अभी, और बच्चे का खिलौना भी जेसीबी वाला आपको मिलेगा। तो हल जिस तरह का लोग प्रयोग करते रहे होंगे, खिलौने के रूप में भी उस तरह के हल बनाए जाते रहे होंगे। वही खिलौने के रूप में जो मिट्टी का हल बनाया गया होगा, वह खुदाई से प्राप्त हो रहा है। खुदाई से हल का प्रतिरूप अर्थात समझिए कि खिलौना वाला हल जो मिट्टी का बना हुआ है प्राप्त हो रहा है। तो उस समय के लोगों को हल की जानकारी रही होगी, हल का प्रयोग करते रहे होंगे, तभी खिलौना वो मिट्टी का हल जैसा बना होगा। उस समय के लोग बैलों का प्रयोग करते रहे होंगे, बैल की जानकारियां उन्हें रही होगी, तभी सिक्कों पर बैलों के चित्र बने हुए हैं। इस दोनों सूचनाओं को यदि हम मिलाते हैं और विश्लेषण करते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि उस समय के लोगों को हल और बैल दोनों की जानकारी थी और वो हल चलाने के लिए संभवतः बैलों का प्रयोग करते थे। काली बंगन नामक एक स्थान है जहां से जोते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, अर्थात खेतों की जुताई वो लोग करते थे। आगे क्या लिखा है, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन देखते चलते हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान में एक स्थान है जहां पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगन कि वहां पर एक जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, अर्थात उस खेत आई कभी ऐसा प्राप्त अध्ययन से मिल रहा है। यह पता है कि वहां पर खेतों की जुताई की गई थी, जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से संबंधित। खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे। यहाँ पर हल जो खेत में चलाया गया था उसका चिन्ह मिलता है,
और वो तरह से चलाए गए थे। एक जैसे कि ऐसे चलाया गया तो दूसरा ऐसे चलाया गया, मतलब दोनों एक समकोण पर, एक ऐसे चलाया गया उत्तर दक्षिण तो दूसरा चलाया गया पूर्व पश्चिम। इस तरह से एक दूसरे के समकोण पर हल चलाया गया है, अर्थात एक बार ऐसे ऐसे पूरे खेत को जोत दिया गया था और दूसरी बार ऐसे ऐसे पूरे खेत को जोत दिया गया समकोण बनाते हुए। इस तरह के जुताई के संकेत यहाँ पर मिल रहा है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। ऐसा माना गया है कि दो तरह की जुताई एक खेत में मिला है और दोनों एक दूसरे के समकोण पर मिला है। इससे कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि संभवतः दो तरह के फसल एक खेत में लगाए जाते थे। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। पुरातत्वविदों ने क्या किया? कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है, यानी किस औजार से फसलों की कटाई करते थे किसान, इसका भी जो है पता लगा है, इसको जानने का प्रयास किया गया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थे में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजार का प्रयोग करते थे? देखिए, एक पत्थर के जैसा वहां पर औजार मिला है, पत्थर के जैसा जो औजार मिला है, संभवतः ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वह हसुआ के लिए काम में लाया जाता था। जिस तरह से आज हसुआ से फसल को काटते हैं ना, तो कुछ इसी तरह के पत्थर के मिले हुए औजार हसुआ जैसे मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पुरातत्वविद हसुआ जैसे पत्थर के बने हुए औजार का इस्तेमाल फसलों को काटने के लिए करते थे। अधिकांश, अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ है आपके इस पेज का, ये थर्ड पेज का लास्ट पैराग्राफ, पॉइंट 121 का लास्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं, इसमें दिया गया है कि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है। अधिकांश हड़प्पा स्थल जो है कहाँ पर है? अर्धशुष्क क्षेत्रों में। अर्धशुष्क क्षेत्र कहने का मतलब है कि जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, जहां पर वर्षा बहुत होती है उसको आर्द्र क्षेत्र बोलते हैं, वेटलैंड, और जहां पर वर्षा कम होते हैं उसको अर्ध शुष्क हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो है पूर्णतः शुष्कता नहीं है, बिल्कुल वर्षा नहीं होती हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्र को अर्ध शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। तो अधिकांश हड़प्पा सभ्यता जहाँ से मिला है उस स्थान पर जो है जलवायु कैसी थी? अर्ध शुष्क थी, यानी वह अर्ध शुष्क क्षेत्र था जहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती थी, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती रही होगी। अब जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक नहीं होती है, जल की कमी होती है, स्वाभाविक है वहां पर कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता रही होगी। अफगानिस्तान में सुरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहर के अवशेष मिले। अफगानिस्तान में सुरतुघई नामक स्थल से नहर के अवशेष मिले हैं। इसमें दे रहा है प्रूफ में कि अफगानिस्तान में सुरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, किंतु सिंध और पंजाब में ऐसे अवशेष नहीं मिले। सिंध और पंजाब में ऐसे अवशेष नहीं मिले, बल्कि अफगानिस्तान में नहर के अवशेष मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि संभवतः यहाँ के नहर नष्ट हो गए हो, मिट्टियों से भर गए हो, उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन अफगानिस्तान से नहर के अवशेष मिल रहे हैं। तो ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें यहाँ की जो है पंजाब और सिंध की, ये कभी भर गई होगी या वहां तक कभी पुरातत्वविद पहुंच नहीं पाया, इस चीज का पता नहीं चल पाया है, किंतु अफगानिस्तान से नहर का
ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ के जो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में जो लोग थे वह कुआं से पानी प्राप्त करके सिंचाई करते रहे हों, क्योंकि इस क्षेत्र में कुएं के बहुत सारे अवशेष मिले हैं। हो सकता है कि यहाँ के लोग कुएं का प्रयोग सिंचाई के साधन के रूप में करते रहे होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो कुआं का प्रयोग यहाँ सिंचाई के रूप में किया जाता रहा होगा, ऐसी संभावना बनती है, क्योंकि इस क्षेत्र से बहुत सारे कुएं प्राप्त किए गए। इसके अतिरिक्त धौलावीरा नामक एक जगह है, यह गुजरात में। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। इस धौलावीरा नामक स्थान से जलाशय के संकेत मिले हैं, अर्थात धौलावीरा में जो गुजरात में पड़ता है, धौलावीरा नामक जगह पर गुजरात में जो है यह तालाब था। उस समय प्राचीन संकेत मिलता है वहां पर तालाब होने की, अर्थात संभव है यहाँ के लोग यानी गुजरात के क्षेत्र के लोग सिंचाई के लिए इस तालाब का प्रयोग करते रहे होंगे। तो गुजरात के धौलावीरा से तालाब का यानी कि जलाशय का अवशेष मिलता है। इससे पता चलता है कि कृषि के लिए इस जलाशय में जल को जमा करके रखा जाता था और सूखे के दिनों में इस जल से सिंचाई का कार्य लिया जाता था। यह एक ऐसा अनुमान है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हड़प्पा स्थलों पर कृषि कार्य किया जाता था और कृषि कार्य करने के लिए जो तकनीक अपनाए जाते थे उसमें पहला तकनीक आपको बताया गया कि हल बैल का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? हल बैल का। सर आवाज नहीं आ रहा है। अब कॉल आ गया था, तो ये जो हम लोग अभी कॉल, एक मिनट इसको पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।